नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश पुनः अपने चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ, जो कि हमारे जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला हम चला रहे हैं। उसका अगला भाग यानी कि पांचवा भाग है आज। उस पांचवें भाग को लेकर के हम आज उपस्थित हैं आपके समक्ष। आइए शुरू करते हैं। लगभग 80 प्रश्न हम 4 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। ये अगला वीडियो है और इस वीडियो या फिर इससे अगले वाले वीडियो के साथ हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जो कि हमारे उस यूट्यूब चैनल पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गूगल ड्राइव के माध्यम से, जिसको आप वहाँ से लिंक के माध्यम से लोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये हमारा चैनल है साथियों, ब्रिलियंट ब्रेन जीएस। इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। यह मैंने प्रश्न आपको पहले करा दिए थे। इससे आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? वहीं से आइए, हम आ गए थे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध बता दिया था यहाँ पे मैंने, जलवायु परिवर्तन से है। अगला प्रश्न बताया था मैंने, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों, यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसे पीयूष ग्रंथि या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि इसका नाम है, उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि साथियों हमारे शरीर में होती है थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों वो लीवर है। मानव शरीर की सबसे ग्रंथि लीवर है। जुकाम का कारण क्या होता है साथियों? जुकाम का कारण जो है वो वायरस है। वायरस जो हम लोगों को हो जाता है कभी कभी, सीजनल कहते हैं, जुकाम हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसका रीजन जो होता है, इसका वाहक जो होता है वो वायरस होता है। ये वायरस की वजह से होता है। अगला है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है साथियों? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है जी। तो कुछ प्रश्न मैंने विज्ञान से उठाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं को उठाया है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है साथियों। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में साथियों 4 कक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है, ये हमारा मस्तिष्क होता है। अगर किस किस काम के लिए जिम्मेदार है, इसका क्या क्या फंक्शन है इनके, तो अगर विकल्प में आएगा तो हाँ कंफ्यूजन पैदा पैदा करेगा। तो देखिए, सोचने के लिए दिमाग जिम्मेदार है यानी मस्तिष्क। शरीर को संतुलित भी हमारा यही रखता है, संतुलन बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का। और हृदय गति का नियंत्रण भी साथियों ये करता है। हृदय गति का नियंत्रण भी हमारा मस्तिष्क ही करता है, इन सब कामों के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है साथियों? तो वो प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को। सबसे बड़ा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, ये मैंने पर्यावरण से प्रश्न लिया है। स्थायी पारितंत्र जो हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र है साथियों, तो वो समुद्र है। ये सबसे बड़ा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है साथियों? तो जल की बूंदें। जल की बूंदें जो होती हैं वो हमारे इस संसार की या इस वातावरण की पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी पारिस्थितिकी तंत्र होती हैं। ये सबसे छोटी पारिस्थितिकी तंत्र होती हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। ये जल जल की बूंदें हो गई। ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है अगर प्रश्न आता है साथियों, तो वो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो साथियों लाल रंग में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रंग में सर्वाधिक होगी, बैंगनी रंग में सबसे कम होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, क्रिया होती है जो, वो लाल रंग में सर्वाधिक होगी और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है साथियों? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। इनका निर्माण जो होता है साथियों वो अस्थि मज्जा या मेरुरज्जु में होता है। अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि उनका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी अपना दम कहाँ तोड़ती हैं साथियों, कहाँ दफन होती हैं? तो ये प्लीहा में या स्प्लीन में दफन होती हैं, इसीलिए इसको कब्रगाह कहा गया है। और इनका कार्यकाल जो होता है साथियों वो 120 दिन के लगभग होता है। ये 120 दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन तक जिंदा रहती है। और यहीं पर हम डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें साथियों, तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो हमारी रक्षा प्रणाली, हमारी जो
जो एंटीबॉडीज होती है, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करती हैं, हमारे आत्मरक्षा, हमारी सेना का काम करती हैं, हमारे शरीर के लिए। तो उनका जो निर्माण, उनकी जो है उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 से 5 दिन होता है साथियों। 2 से 5 दिन में वो मर जाती है। डब्ल्यूबीसी, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका मुख्य काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रोगों से लड़ना। अगला प्रश्न हमने खेल से लिया है साथियों। खेल से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, आप लोग नज़र रखिएगा, करंट से भी हो सकता है। और जो हमारे मुख्य प्रश्न होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या, ट्रॉफी पूछ देते हैं, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो ये मैंने वाटर पोलो से लिया है। वाटर पोलो में कुल खिलाड़ी साथियों 7 होते हैं। हम चलाते रहेंगे और सारे खेल के जो मुख्य 7-8 प्रश्न हैं, वो हम शामिल कर देंगे इसमें, अपनी श्रृंखला में। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं साथियों। किलिमंजारो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये कहाँ है? किलिमंजारो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप में है। ये प्रसुप्त है, ठीक है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे जल्दी-जल्दी, समय बहुत लग रहा है, प्रश्न कम हो पा रहे हैं। अगला है नवाबगंज पश्चिमी बिहार, मैंने यूपी से लिया है, यूपी स्पेशल से। नवाबगंज पश्चिमी बिहार नाम का जो हमारा बर्ड सेंचुरी है, ये उन्नाव में है साथियों, ये उन्नाव में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो विश्व वानिकी दिवस ये 4 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वाटर मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है साथियों? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो वेस्ट बंगाल में है। और ये 1620 किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है इससे। और ये हमारे भारत का सबसे लंबा वाटर मार्ग है, सबसे लंबा जल मार्ग है। अभी 2-3 दिन पहले ही साथियों आपने खबर सुनी होगी, गंगा विलास नाम का एक छोटा-सा जहाज टाइप का जो हमारे शुरू किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये पूर्वोत्तर तक जाएगा, पूर्वोत्तर भारत की तक यात्रा करेगा। तो ये यहाँ से होकर के इसी रास्ते से जाएगा। पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में कौन-सी जगह प्रसिद्ध है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा शायद साथियों अमेज़न वर्षा को कहा जाता है। मैंने कहा था अमेज़न के जंगलों में, अमेज़न के जो जंगल पाए जाते हैं ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उन्हीं को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ये विश्व की बहुत बड़े क्षेत्र, बहुत बड़े विश्व के लिए लाभदायक और फ़ायदेमंद है, जो कि पारिस्थितिकी को बनाए पड़े हैं, इसीलिए इनको फेफड़ा कहा जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत स्थिति में पाया जाता है। तो ये अमेज़न वर्षा वन जो हैं, वो पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ साथियों। वन संरक्षण अधिनियम, वनों से संबंधित ये अधिनियम जो था वो 1980 में बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गहीर माथा सेंचुरी कहाँ है साथियों? तो गहीर माथा सेंचुरी उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही मैंने एक झील पढ़ाई थी। कौन सी झील थी? वो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उड़ीसा में बहुत ही प्रसिद्ध झील पाई जाती है, जो कि एक लैगून झील है। कौन सी झील है उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा साथियों। अगला है पपीता में कौन सी विटामिन पाई जाती है? पपीता में विटामिन ए, इसमें केराटिन भी पाया जाता है। विटामिन तो ए पाई जाती है और साथ में कैरोटीन भी पाया जाता है। अगला है फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? इकोलॉजी के जो हमारे फादर हैं, जनक हैं, वो कौन है? वो अर्नेस्ट हैकल हैं साथियों। इकोलॉजी के अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी नाम किसने दिया? देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है फादर, एक है नाम देने वाले। नाम दूसरे ने दिया था किसी ने, नाम दिया था जॉन रिटर ने। अर्नेस्ट हैकल को फादर कहा जाता है और इकोलॉजी का नाम जो दिया था वो जॉन रिटर ने दिया था। मौलिक कर्तव्य साथियों किस देश से लिए गए? मैंने जो संविधान का पार्ट बनाया था मौलिक कर्तव्य से संबंधित, उसमें मैंने इनको रखा है, इनको बताया है। ये रूस से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से प्रेरित हैं। और कुल 11 कितने हैं इसमें? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 4 का के तहत हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, भाग 4 का के तहत है, 51 का, और इसका अनुच्छेद जो है वो 51 का है। अगला है मैंने बिंदु लिया है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है साथियों? तो राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में है। संस्थानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था साथियों 1986 में। एक देखो अभी मैंने ऊपर बताया था वन संरक्षण अधिनियम, ये वन संरक्षण 1980, और पर विश्व और ये दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, ये साथियों है 1986।
विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी3 की कमी से जो है वो पेलाग्रा रोग होता है। साथियों, विटामिन से एक प्रश्न कंपल्सरी पूछा जाता है, इसलिए विटामिन के सारे प्रश्न आप लोगों को याद होने चाहिए। वाटर सोल्यूबल कौन-कौन सी हैं? और अ, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल कौन-कौन सी हैं? ये भी पूछ देते हैं। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल हम ऊपर पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए, तो उनको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये जिनेवा में है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दूध का सफेद रंग का कारण क्या है? दूध का सफेद रंग क्यों होता है? ये कैसीन नामक प्रोटीन के कारण इसका रंग जो है वो सफेद होता है। कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैंने लिया है, दूध का पीला रंग क्यों होता है? ये कैरोटीन व विटामिन बी2 की वजह से। कैरोटीन एवं विटामिन बी2 की वजह से दूध का पीला रंग, विशेष रूप से गाय का दूध आप लोगों ने देखा होगा, वो पीला होता है। यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए हैं जिन्होंने प्रतिपादन किया है, महापुरुषों ने उनके नाम और दर्शन दिए हुए हैं। तो न्याय दर्शन से संबंधित गौतम है, सांख्य दर्शन से संबंधित महर्षि कपिल है, वशिष्ठाद्वैत जो था, विशिष्टाद्वैत जो था साथियों वो रामानुज की देन है, और द्वैतवाद माधवाचार्य जी का है। द्वैतवाद माधवाचार्य जी का है। इनको याद कर लीजिएगा, ये मैचिंग करने के लिए ज्यादातर परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय, मुख्यालय ज़रूर पूछे जाते हैं, उनका मुख्यालय ज़रूर पूछा जाता है, जो संस्थान है हमारे इंटरनेशनल लेवल के, वो पेरिस में है साथियों। प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो साथियों 1872 में हुई थी। अब प्रश्न ये आता है कि 1872 से क्या रेगुलर जनगणना शुरू हो गई थी? नहीं। रेगुलर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 1872 की जनगणना जो थी वो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई थी, जो कि एक इरेगुलर मतलब नियमित नहीं थी, पहली बार कराई गई थी 1872 में। लेकिन लॉर्ड रिपन ने इसमें बहुत संशोधन करते हुए ऐसा एक नियम बना दिया कि उस साल से रेगुलर जनगणना शुरू हो गई सन 1881 से। तो रेगुलर जनगणना शुरू हुई थी 1881 से, लेकिन पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी साथियों। ये ध्यान रखिएगा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल, यानी मानव का जो ब्लड होता है, कौन से वर्ग का कौन व्यक्ति ले सकता है? तो सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर। एक होता है रिसीवर, एक होता है डोनर, एक देने वाला, एक लेने वाला। तो कौन दे सकता है? तो ओ का रक्त जो है सभी को चढ़ाया जा सकता है। ओ, ठीक है। विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। डायनमो का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ये कुछ हमारे मशीनें होती हैं जो ऊर्जा को कन्वर्ट करती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है। ये ज़्यादा नहीं, 5-6 हैं, इनको हम हर वीडियो में शामिल कर लेंगे जिससे कवर हो जाएंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, हम आज इसको समाप्त कर देते हैं। इतना पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं साथियों? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मैंने बताया था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ का 10 से 15 या 20 डिग्री ऊपर या नीचे जाएंगे। जब हम साउथ या नॉर्थ में जाएंगे तो उसके आसपास का जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, तो वर्षा भी ज़्यादा होती है, जंगल भी होते हैं बड़े-बड़े, तो इसलिए वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि अमेज़न वर्षा वन जो है इसी का हिस्सा है। अगला है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं साथियों। इसमें एक ही प्रदूषण नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि उर्वरक यानी खाद डाली तो केवल क्या हुआ, मिट्टी का नुकसान हुआ। नहीं, मिट्टी तो चली बेकार हो जाती है, जो उपजाऊपन होता है वो उसका खत्म हो जाता है। ज़्यादा उर्वरक डालने से, खादें डालने से, कीटनाशक डालने से तो मृदा प्रदूषण भी होता है, इसमें जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इसमें क्या नहीं होता है, या आप ये पूछ देंगे क्या होता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़ करेगा। ध्यान रखिएगा, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों होते हैं इससे, ज़्यादा खाद डालने से। धान का खेत कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है साथियों? धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। फूड चेन में मानव क्या है? जो फूड चेन एक बनाई गई है पर्यावरण में, उसको प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है मानव को। देखो, प्राथमिक भी है और द्वितीयक भी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मैंने देखो तीसरा ले लिया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था साथियों? तो 1972 में बना था, सॉरी 1972 में बना था। पृथ्वी अपनी धुरी अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरब में पाई जाती है। ज्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है।
नाथुला दर्रा कहाँ है साथियों? दर्रे होते हैं जो पहाड़ों के बीच में होते हैं, तो वो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी ये मैचिंग के लिए दे देते हैं। माना दर्रा साथियों उत्तराखंड में है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, इसीलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने यहाँ जब भारत में उसकी जीत हुई थी तो उसने दिल्ली और लाहौर का शासन संभालने के लिए यहाँ उसको मनोनीत कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। हालांकि पूर्णतया उसने लाहौर से स्टार्ट किया था, लेकिन तो पूर्णतया जो हुआ था वो इल्तुतमिश ने ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन शुरुआत जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की थी। तो एक गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि एक इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब और कहाँ हराया था साथियों? ये गुलाम वंश का जो इब्राहिम लोदी था, ये गुलाम वंश जो चला था, इसमें 4-5 वंशों ने शासन किया था, लेकिन इसमें गुलाम वंश के नाम से ही जाना जाता है पूरा शासनकाल ज़्यादातर। तो इसका अंतिम जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था दिल्ली का। इसको 21 अप्रैल 1526 को, ये साथियों ध्यान रखिएगा हिंदी अंकों में लिख गया है, 1526 का पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था साथियों 21 अप्रैल 1526 को। वहां पर इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था। बाबर की जीत हुई थी और इसी जीत के बाद ये हमारे देश में गुलाम वंश समाप्त हुआ था, और यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना, मुगल शासन की स्थापना हो गई थी। यहीं से मुगल शासन स्टार्ट होता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था साथियों? 1952 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 1952 में। अब आपको यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न बताना है साथियों कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? ये बताना है। सुई चुभोने पर सिर के किस अंग में दर्द महसूस नहीं होता है साथियों? तो ये मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जहाँ सुई चुभाने से दर्द महसूस नहीं होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न वही हैं जो ज्यादातर परीक्षाओं में घूम फिर के आते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। आगे भी ये प्रश्न कई बार रिपीट होते रहेंगे, तो आपको अगर वीडियो सुन भी लेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ये वादे के साथ कहता हूँ कि जो भी एक दिवसीय परीक्षा है इसमें बहुत लाभ मिलेगा। ये बहुत ही छांट के प्रश्न हम बनाते हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि ये तो भले क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है, बहुत डेकोरेशन नहीं हो सकता है, लेकिन जो हम बोलते हैं वो बहुत डेकोरेटेड है, वो बहुत काम की चीज है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था साथियों? तो पूछा जाता है, ये धर्मपाल थे। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता साथियों? बहुत बढ़िया दिन है, एक विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मैंने क्या बताया था? लॉर्ड रिपन वही 1881 वाले जिन्होंने स्थायी जनगणना शुरू कराई थी, रेगुलर शुरू कराई थी। ये स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है इनको। इनका बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा था भारत के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी थे। दक्षिण की गंगा साथियों कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक दक्षिण की गंगा है, एक दक्षिण गंगा है। दोनों अलग अलग हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों? ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। आज के लिए यहीं तक मैंने प्रश्न बनाए हैं। और ये जो पीडीएफ 5-6 पेज की जो पीडीएफ बनी है साथियों, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, आप लोगों से निवेदन है। और अगर आप प्रश्न सुनेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में, परीक्षा कक्ष में जरूर याद आएगा कि हमने जो बताई थी वो ज़्यादातर परीक्षा में प्रश्न टकराए हैं, आए हैं, और आपको लोगों को उससे लाभ जरूर मिलेगा। तो ये आज के लिए इतने प्रश्न मैंने लिए हैं इस वीडियो में। अगला जो छठा भाग बनाएंगे उसमें आगे के प्रश्न हम शामिल करेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। अब आपको ये कल तक पीडीएफ भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं मिल जाएगी, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है वहीं लिंक होगा इसका, गूगल ड्राइव से आप लोग लोड कर सकते हैं।
और वो आपके बहुत काम आने वाला ये है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको सुनेंगे और लाभ उठाएँगे। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर के, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठंड है, परीक्षाओं की भरमार आने वाली है, विज्ञापन लगभग शुरू हो गए हैं, तो आप लोग भी लग जाइए। और जब तक ये गाँठ बाँध लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा कोई काम है नहीं साथियों जो हम कर नहीं सकते, असंभव कुछ है नहीं। जिनको जो नए पहली बार बैठ रहे हैं वो भी, और जो कई बार असफल हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। तो आइए और लग जाइए पूरे मनोयोग के साथ। उम्मीद है आप लोगों को लाभ ज़रूर होगा और सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।